प्रिय विद्यार्थियों, व्याख्यान में कुछ तकनीकी बाधा आने के कारण व्याख्यान बीच में ही रुक गया था। हम उसी बात को लेकर के फिर से आगे चलेंगे, आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। इस व्याख्यान के अंतर्गत हमने उग्र जी की विशेषताओं को जाना था और उसके क्रम में ही हमने जब उनकी अक्खड़पन, बेलोश भाषा और पैनी दृष्टि पर जब हम चर्चा कर रहे थे तो तकनीकी खराबी आ गई थी। तो ये चर्चा चल रही थी कि आपने कभी इस बात की परवाह नहीं की कि लोग क्या सोचेंगे। जो महसूस किया वो कह दिया और बिल्कुल लाग लपेट के बिना कह दिया। और इसी कारण से ये प्रभाव हुआ कि इनकी कहानियाँ कलात्मक दृष्टि से कभी भी शिखर पर नहीं पहुंच सकी या इनकी कहानियों को कलात्मक दृष्टि से उच्च श्रेणी का नहीं माना जाता था। तो ये एक उस बेलोश भाषा के कारण या अक्खड़पन के कारण जो एक साहित्यिक लालित्य होना चाहिए इनकी कहानियों में, वो हमको नहीं मिलता था या नहीं मिला। तो ये इनकी कहानियों में एक कमी रही। इनकी कहानियों में प्रमुख कहानियों के रूप में हम कह सकते हैं जो कहानियाँ रही वो कौन सी थी? शैतान मंडली जो 1924 में लिखी गई थी, इंद्रधनुष जो 1927 में लिखा गया था, बलात्कार जो 1927 में ही आया था, चॉकलेट ये भी 1928 में आई थी, दोजख की आग 1929 में थी और निर्लज्जा जो 1929 में आई थी। ये इनकी एक प्रमुख कहानियों को हम जान सकते हैं, कह सकते हैं कि ये इनकी प्रमुख कहानियाँ रही हैं। बेचैन उग्र के अलावा हमने दो नाम और लिए, हालांकि उनके बारे में मैं विस्तार से तो बात नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी चूँकि ये इस युग के लेखक हैं, कहानीकार हैं, तो इस युग में भी लेंगे। लेकिन इनकी कहानियों की जो अन्य विशेषताएं हैं वो हम प्रेमचंदोत्तर युग के अंतर्गत जानेंगे, इसलिए यहाँ मैं बहुत अधिक विस्तार से इनके बारे में नहीं बात करूँगा। अब सवाल उठता है कि जैनेन्द्र और अज्ञेय ने इस काल समय या कालखंड के दौरान किस तरह की कहानियाँ लिखी। तो हम कह सकते हैं कि इन्होंने अपने कहानी लेखन में मनोवैज्ञानिकता और व्यक्तिवाद को अपनाया। मनोवैज्ञानिकता और व्यक्तिवाद को अपनी कहानियों में प्रमुख स्थान दिया, जिससे कि इस समय की इनकी कहानियों ने एक नई दिशा प्राप्त की या अन्य जो कहानियाँ थी उनको भी एक नई दिशा मिल गई। ये हम कह सकते हैं कि जैनेन्द्र ने क्या कहा। जैनेन्द्र की कहानियों की जो एक विशेषता थी वो हमने लिखी और इनके बारे में विस्तार से हम प्रेमचंदोत्तर युग के अंतर्गत जानेंगे। इनकी ऐसी कहानियों के अंतर्गत हत्या जो कहानी है वो आती है। उनमें से एक कहानी हत्या है जो 1927 में लिखी गई थी। फिर अज्ञेय आते हैं। अज्ञेय की कहानियों में हमको प्रेमचंद जी वाली बातें तो मिलती है, लेकिन उसके साथ साथ समय के आगे चलने वाली जो बात हो सकती है वो इनकी कहानियों में हमको मिल जाती है। और एक अक्खड़पन भी इनकी कहानियों में मिल जाती है। एक जो बहता पानी है उस तरह की खासियत आपकी कहानियों में मिल जाती है। और इनकी कहानियों में त्रिपथगा जो कहानी संग्रह है वो हम इस युग का प्रमुख कहानी संग्रह मान सकते हैं, जो 1931 में छपा था। इसमें कड़ियाँ हैं, अमरवल्लरी है, मैना है, सिग्नेचर है, सिग्नेलर है, रेल की सीटी है, रोज है, हरसिंगार आदि है। ये कहानियाँ प्रमुख रही थी। तो अब तक हमने ये जाना कि प्रेमचंदोत्तर युग में
ये लेखक हुए थे। इनके अलावा और भी बहुत से लेखक हुए हैं, लेकिन वो इतने महत्वपूर्ण नहीं है, या हम चूँकि संक्षेप में चर्चा कर रहे हैं तो उनके बारे में बताना मैं यहाँ बहुत ज़्यादा उचित नहीं मानता हूँ। तो हम कह सकते हैं कि प्रेमचंद युग में भी प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद के आभा मंडल से निकल करके अन्य साहित्यकार या अन्य कहानीकार भी हुए हैं जिन्होंने उच्च श्रेणी की कहानियाँ लिखी हैं और हिंदी साहित्य को बहुत अधिक धनवान बनाया है, बहुत अधिक उच्च श्रेणी का बनाने की तरफ अपने हिंदी कहानी को अग्रसर किया है। उनमें अज्ञेय है, जैनेंद्र है, उग्र है, ये कहानीकार प्रमुख रूप से हम ले सकते हैं जिन्होंने उस युग की उन विशेषताओं को, उन कमियों को, उन समस्याओं को अपनी कहानियों में रखा है और अपनी कहानियों में रखते हुए उस समय की परिस्थितियों को बहुत ही स्पष्टता के साथ हमारे सामने लाने की कोशिश की है और उसमें वो सफल भी रहे हैं, ये हम कह सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि जब किसी भी परिस्थिति को जो समाज की है और कहीं उसमें कमी है, उसको जैसा है उस रूप में ही लाने की कोशिश यदि साहित्य में की जाएगी तो वह साहित्य कलात्मक दृष्टि से उच्च श्रेणी को प्राप्त नहीं कर सकेगा या उस श्रेणी को प्राप्त नहीं कर सकेगा जो कि कलाविज्ञ ये कहें कि ये कहानियाँ बहुत उच्च श्रेणी की हैं या ये साहित्य बहुत अधिक ऊंची श्रेणी का है। अतः हम कह सकते हैं कि इन कहानीकारों ने अपने समय की जो परिस्थितियाँ थी, जो समस्याएं थी, उनको पकड़ा अवश्य और आदर्श को भी रखा अपने साथ, लेकिन यथार्थ को लिखते समय, यथार्थ को प्रकट करते समय साहित्य में जो एक लालित्य होना चाहिए, एक कलात्मकता होनी चाहिए, वो इनकी कहानियों में हमको उपलब्ध नहीं हो पाती, जैसा कि प्रेमचंद जी और जयशंकर प्रसाद की कहानियों में हमको मिलती है। तो अतः हम कह सकते हैं कि इन लोगों ने हालांकि कहानियों को या हिंदी कहानी के विकास क्रम को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया, लेकिन ये भी उस स्तर को नहीं छू सके जिस स्तर को कि प्रेमचंद जी ने और प्रसाद ने छुआ था। हालांकि आगे आने वाली इनकी कहानियाँ जो कि प्रेमचंदोत्तर युग में हैं, वो कहानियाँ और अधिक अच्छी इनकी मानी जा सकती है और इसीलिए वो युग भी इनसे अलग हो जाता है, प्रेमचंद युग से अलग हो जाता है। वहाँ ये प्रेमचंदोत्तर युग के कहानीकार हो जाते हैं। इसी के साथ मैं आज की बात यहीं समाप्त करूँगा। अगली कड़ी में हम प्रेमचंदोत्तर युग के बारे में जानेंगे। जय हिंद, जय भारत।